हमारे टीम के सदस्यों ने सभी कारकों का क्रमवार अध्ययन करने का निर्णय लिया ताकि हम मूल कारक तक पहुंच सके। तो आइए देखें हमारा जो पहला कारक अलाइनमेंट के अंतर्गत भी हमने देखा कि ये टर्फ का वार्न आउट होना, टर्फ का क्लैंप लूज होना आदि कारक थे। ये हमारा पॉइंटर पाइप में देखा कि प्लेन पॉइंटर पाइप अलाइनमेंट विद फिक्स पाइप के साथ ठीक है या नहीं है, तथा पॉइंटर पाइप कहीं पंचर तो नहीं है। उसके बाद ये बेंड पाइप के ये बाउक का अनइक्वल होना तथा इनका अलाइनमेंट विद द फिक्स पाइप का ठीक ना होना आदि कारक थे। उसके बाद ये कोन पाथ का हमारा बॉटम गाइड में ग्रूव होना तथा टॉप गाइड और बॉटम गाइड का प्रॉपर मैच ना होना आदि कारक थे। उसके बाद स्पीड के अंतर्गत हमने देखा कि हमारे फिनिशिंग स्टेट का स्पीड तथा कॉइलर का स्पीड का प्रॉपर मैच ना होना आदि कारक थे। फिनिशिंग स्टेट में भी हमने देखा कि टॉप रोल और बॉटम रोल का भी स्पीड मैच कर रहा है या नहीं, ये आदि कारक थे। उसके बाद मिडल साइज के अंतर्गत इसके पहले सेकंड इंटरमीडिएट, उसके बाद फिनिशिंग ग्रुप से निकलने वाला मेटल का साइज आदि कारक थे। फिर उसके बाद वाटर प्रेशर एंड फ्लो में इंटरमीडिएट का वाटर प्रेशर एंड फ्लो तथा फिनिशिंग का वाटर प्रेशर एंड फ्लो आदि कारक थे। अंत में मेन के अंतर्गत विजन, एटीट्यूड, नॉलेज आदि कारक। क्रम और अध्ययन कर हमने पाया मेटल साइज और अलाइनमेंट को करेक्टिव फॉलो करने पर कबल तो कम हुए लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिले थे। अतः हमने स्पीड और वाटर प्रेशर फ्लो का भी अध्ययन किया और पाया कूलिंग हेतु जैसे पानी खुलता है कॉइलर में कबल हो जाता है। हमने इस सभी कारकों के मूल प्रभाव को जानने के लिए डाटा कलेक्शन किया, विशाल मंथन द्वारा इनके प्रभाव का आकलन किया। जैसे कूलिंग हेतु पानी खुलते ही कॉइलर में कबल हो रहे थे। इस समस्या के समाधान के लिए हमारे समूह साथियों द्वारा अनेकों सुझाव आए, जैसे मेटल साइज को लगातार मॉनिटरिंग किया जाए। यह तो एक सामान्य प्रक्रिया है। मेरा विचार है कॉइलर की स्पीड को बढ़ा दिया जाए, इससे तो वैक्यूम कबल होने की संभावना बढ़ जाएगी। जैसे ही पानी खुलता था तो ही कबल होता था। अगर बिना पानी के हम मेटल लेते हैं तो उसमें कबल नहीं हो रहे थे। इसका मतलब है कि हमें वाटर प्रेशर एंड फ्लो पे ही कार्य करना होगा। ये बढ़ना पड़ेगा। कैसे? प्राइमरी कूलिंग ट्यूब और इंटरमीडिएट कूलिंग ट्यूब के प्रेशर और फ्लो को हम धीरे-धीरे एडजस्ट करेंगे। इस सब हमने पहले एनालिसिस किया, पहले तो टेबल भी बनाया जिसमें दर्शाया गया कौन सा कारक कितना प्रभावशील है। हमने वाइटल फ्लूइड और ईस्ट फ्लो कारकों को प्रदर्शित करने के लिए पाई चार्ट बना, जिसे स्पष्ट हुआ कॉइलर में कबल वाटर प्रेशर फ्लो का मानक निर्धारण नहीं होने के कारण लगातार कबल हो रहे थे। इस कार्य को मूल रूप देने के लिए किए जाने वाले कार्यों तथा उसमें लगने वाले समय के निर्धारण के लिए हमने एक माइलस्टोन चार्ट बनाया, जिसमें कि 8 सप्ताह का समय प्रस्तावित था। हमारे समूह ने व्यापक विचार मंथन किया और सभी सदस्यों को कार्य आवंटित कर दिया, जिसमें ट्रेनिंग, फॉलोअप से लेकर रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन तक की योजनाएं बनी। हमारे समूह ने अपने उच्च प्रबंधन और सहकर्मी साथियों के समक्ष प्रस्तुतिकरण देकर उनकी शंकाओं का समाधान कर प्रबंधन की अनुमति से कार्य आरंभ किया और देखा कि सार्थक परिणाम मिलने लगे हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या था। ए स्टैंड बेसिकली प्लेन रोलिंग के लिए डिजाइन था, किंतु जब प्रबंधन ने इसमें टीएमटी रोलिंग की योजना बनाई, क्योंकि जब बी, सी और डी स्टैंड में टीएमटी रोलिंग होता था उस समय हमें ए स्टैंड को बंद रखना पड़ता था और हमारा प्रोडक्शन सफर होता था। हमने ए स्टैंड में जब टीएमटी रोलिंग की योजना बनाई तो टीएमटी रोलिंग में फिनिशिंग स्टैंड के बाद में सडन पिंचिंग करना पड़ता है, जिससे कि मेटल में यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी मिल जाए। हमें प्रॉपर्टी भी मिली, सेक्शन भी मिला, किंतु सडन पिंचिंग के फलस्वरूप यहाँ पर मेटल पूरा हार्ड हो जाता था, पीछे मेटल पूरा साफ रहता था। और यहाँ पर चूंकि ये मॉडर्नाइज नहीं है, इसलिए इसमें पिंच रोल व लेग हेड का प्रावधान नहीं होने के कारण कॉइलर उसे खींच नहीं पाता था और कबल हो जाता था। इस समस्या के समाधान के लिए हमारे टीम ने लगातार कार्य किया और मेटल साइज, वाटर प्रेशर फ्लो इत्यादि सभी मुद्दों पर कार्य किया, जिसमें हमने देखा कि लेग हेड वो पिंच रोल नहीं होने के कारण मेटल को कॉइलर खींच नहीं कर पाता था। इसलिए हमने मेटल का टेम्परेचर के लिए यहाँ पर इंटरमीडिएट फ्लो का प्रावधान किया, जिसमें कि फिनिशिंग स्टैंड के पहले हमने कूलिंग ट्यूब लगाया, जिसमें हम मेटल का टेम्परेचर 100 से 150 डिग्री वहीं कम कर देते थे। वह फिनिशिंग के जो स्टैंड है वो रोलिंग के साथ साथ पिंच रोल का भी काम करते थे। वो मेटल को खींचकर कॉइलर को डिलीवर कर देते थे, जिससे कॉइलर कबल की समस्या का समाधान हो गया। प्रस्तुत प्रोजेक्ट के अंतर्गत किए गए कार्य को हम पीडीसीए साइकिल कर रहे हैं, जिसे डेमिंग व्हील भी कहते हैं। इसमें प्लान के अंतर्गत हमारा ऑब्जेक्टिव था रिडक्शन ऑफ कॉइलर कबल ड्यूरिंग टीएमटी रोलिंग इन ए स्टैंड। मेथोडोलॉजी के अंतर्गत ट्रेनिंग, डाटा कलेक्शन व आवश्यकता अनुसार उत्तरदायित्व का निर्धारण। चेक डू के अंतर्गत हमने स्टैंड नंबर 90 सेकंड इंटरमीडिएट के मेटल को हमने 12.2 से 11.8 तक लाया। हमने इंटरमीडिएट में कूलिंग का प्रावधान कर उस फ्लो को धीरे धीरे बढ़ाकर हम 25 तक ले गए। हमने प्राइमरी जो फ्लो था उसे कम कर हम क्रमशः 10-11 तक ले आए। हमने प्राइमरी फ्लो का प्रेशर को 11.5 तक लाया। हमने स्टैंड नंबर 23 की स्पीड को कम कर कॉइलर स्पीड को 1040-1060 तक लाया। इस प्रकार
पॉइंटर में गाइड का प्रावधान किया। चेक के अंतर्गत हमने पाया कि कॉयलर में कबल की संख्या तो कम हुई है, किंतु नया पास होने पर अभी भी कॉयलर में कबल हो रहे थे। पुनः डू के अंतर्गत हमने इंटरमीडिएट को प्राइमरी के फ्लो को और कम किया, इंटरमीडिएट के फ्लो को बढ़ाया और प्राइमरी फ्लो को हमने और कम किया। इंटरमीडिएट के फ्लो को हम 30 तक ले गए और प्राइमरी के फ्लो को हम 10-11 तक ले आए। चेक के अंतर्गत हमने पाया कि हमारा यह प्रयास सफल रहा है, कॉयलर में कबल की संख्या लगभग नगण्य हो गई। प्रस्तुत प्रोजेक्ट के सफलता के फलस्वरूप हमारे प्रबंधन ने हमें प्रभावित होकर प्रशंसा पत्र देकर भी सम्मानित किया है। हमने इसकी नियमित इम्प्लीमेंटेशन और रेगुलर फॉलोअप हेतु चेक शेड्यूल और इंस्पेक्शन प्लान भी बनाया। कॉयलर कबल की समस्या टीएमटी रोलिंग के साथ ही शुरू, जो हमारे टीम के सदस्यों के लिए चैलेंज कर लिया। इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने 8 सप्ताह का प्लान बनाया था, परंतु इसमें 10 सप्ताह लगे, क्योंकि हमारे मिल में टीएमटी की रोलिंग सदा नहीं होती। इस प्रोजेक्ट का हमने स्टैंडर्डाइजेशन भी कर दिया, तो इस तरह के किसी भी मिल के लिए बहुत ही उपयोगी है। मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि यह प्रोजेक्ट गत वर्ष का हमारी क्वालिटी सर्कल टीम का फ्यूचर प्लान, जिसे हम हल कर आपके सामने प्रस्तुतिकरण देने उपस्थित हुए। किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता में 2 पहलू होते हैं। पहला इंटेंजिबल बेनिफिट के रूप में साथ